सब कुछ यही रहने वाला है, सिर्फ प्यारे बच्चों स्वामित्व और एग्जाम्पल चेंज हो जाने वाला है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यहाँ तक समझ गए बबुआ? यहीं तक नहीं समझना है, थोड़ा समझना यहाँ तक भी है कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र है ये ग्लास है, ये क्या है? पेन है। यदि हमको पेन की जरूरत है और मेरे पास बहुत सारे ग्लास है तो ग्लास दे देंगे और पेन क्या करेंगे? ले लेंगे। ये जो अभी लेन देन जो हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं पल्ला पड़ा, एकदम रसगुल्ला पाला पड़ेगा, एकदम बस तुम देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतर होंगे। तो माय डियर, ये आपका क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो माय डियर, आगाज हो चुकी है क्रैश कोर्स का, जो क्रैश कोर्स बिल्कुल क्या है? मुफ्त में है, आनी डियर फ्री है। तो फ्री का मतलब ये नहीं कि सर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कुछ भी पढ़ा दीजिएगा, नहीं, पढ़ाना वही है जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन को नस्नाबूद कर देगी। बिल्कुल एग्जाम में हूबहू पेपर में यही प्रश्न रहने वाला है। तो डियर आप एक बार पढ़ के देखिए और यहां पर आपको सब कुछ क्या होने वाला है? क्लियर होने वाला है। ठीक है डियर, तो मैं अनुराग सर आप लोगों को इकोनॉमिक्स की एक एक चीजों को रटाऊंगा नहीं, प्यारे बच्चों सिखाऊंगा। ठीक है, तो तैयार हैं? तो यस यस सर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है माय डियर, तो ये आप जैसा कि यहां पर देख रहे होंगे कि ये वन शॉट सीरीज है। क्या है प्यारे बच्चों? ये वन शॉट सीरीज है। सर वन शॉट सीरीज का क्या तात्पर्य है? तो डियर, वन शॉट सीरीज का तात्पर्य होता है कि एक ही में क्वेश्चन आंसर थ्योरी सारा कुछ रहने वाला है। इसका मतलब क्लियर है कि एक क्लास आप कर लेंगे आज का, तो इस चैप्टर का दोबारा कहीं क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का जो इतिहास है इसका हम लोग क्या जानेंगे? इंट्रो जानेंगे, आनी परिचय जानेंगे। ठीक है डियर, क्या जानेंगे? इंट्रो जानेंगे, आनी इसका परिचय जानने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है इस चैप्टर में। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वो किस पर चर्चा करेंगे? अर्थव्यवस्था पर। प्यारे बच्चों इससे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो अर्थव्यवस्था। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी। ठीक है डियर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहिएगा सर हम तो अर्थशास्त्र भी जाने थे। तो प्यारे बच्चों वो अर्थशास्त्र जो आप जान रहे हैं ना वो अर्थशास्त्र की इंग्लिश होती है इकोनॉमिक्स। तो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था क्या है इसके विषय में हम लोग क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं। दूसरा इसमें और क्या जानेंगे गुरुजी? तो इसमें आप लोग प्यारे बच्चों जानने वाले हैं मुद्रा के विषय में। क्या जानने वाले हैं? मुद्रा के विषय में। ठीक है प्यारे बच्चों, मुद्रा के विषय में, एटीएम के विषय में। किसके विषय में जानने वाले हैं? एटीएम के विषय में जानने वाले हैं। और प्यारे बच्चों आप यहाँ पर बैंक के विषय में भी जान सकते हो। ठीक है, बैंक के विषय में भी जान सकते हो। इसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं विनिमय। विनिमय का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि जैसे कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्या चीज देकर खरीदते हैं? यदि मुझे ये पेन खरीदनी होगी तो पैसा देंगे ना, रुपया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैसा रुपया को क्या? मुद्रा। तो इसलिए हम कहेंगे मौद्रिक प्रणाली। और जब हम लोग वस्तु देकर वस्तु खरीदते तो अभी है नहीं, हमारे पूर्वज लोगों सब क्या करते थे? खरीदते होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। सर अभी समझ में नहीं आ रहा है मौद्रिक प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? बहुत कुछ समझ में आएगा, बस आप लोग क्लास में बने रहिए। ठीक है, तो हम लोग विनिमय भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? विनिमय भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विनिमय भी पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो भी प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का होगा, सब्जेक्टिव को भी होगा, और वीवीआई जो क्वेश्चन होगा, बोर्ड परीक्षा प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2000, ठीक है प्यारे बच्चों, जो 26 में आने वाला है पेपर फरवरी माह में। क्या प्यारे बच्चों? फरवरी माह में जो है यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा प्यारे बच्चों परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फरवरी माह में जो है एग्जाम होने वाला है। वो एग्जाम में जो भी
पेपर रहने वाले हैं, सारा गैस क्वेश्चन लास्ट में हम लोग कराने वाले हैं। तो ये सारा कुछ होगा। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ चीजों को जानते हैं। चैप्टर जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास का इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आती है कि जब 39 प्यारे बच्चों 40 पूरा डेट अगर कहा जाए तो हम लोग 15 अगस्त, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, 15 अगस्त 15 अगस्त तो 47 को हमारा देश क्या हुआ प्यारे बच्चों, पूर्णतः आजाद हुई। ठीक है, पूर्णतः आजादी हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को मिला। लेकिन प्यारे बच्चों इस समय देश की जो हालात थी, समय प्यारे बच्चों तो देश की हालात थी, स्थिति थी प्यारे बच्चों, देश की जो हालात थी, स्थिति थी, वो स्थिति प्यारे बच्चों बहुत ही सही नहीं। ठीक है, स्थिति, वह स्थिति प्यारे बच्चों बहुत क्या थी, दयनीय थी। क्योंकि देश आजाद तो जरूर हुआ, लेकिन जो दुष्ट ब्रिटिश शासक, जो दुष्ट ब्रिटिश शासक हुआ करते थे, वह क्या किए प्यारे बच्चों कि भारत की अमन चैन की, क्या किए, अमन चैन की जिंदगी को छीन लिए, भारत को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। आप जानते होंगे पाकिस्तान और, ठीक है, पाकिस्तान जो है भारत से ही क्या हुए हैं, विभाजित हुए। 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान क्या अलग हैं, और 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जबकि हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो स्थिति जब ठीक नहीं रही तो उस समय बद से बदतर तो स्थिति थी ही, लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया कि हमें जिस भी स्थिति में हमारा देश हिंदुस्तान भारत मिला है, इस देश को हम बेहतर करके रहेंगे। ठीक है माय डियर, उन महान स्वतंत्रता सेनानी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनके कारण आज आप जो भारत की स्थिति देख पा रहे हैं इतनी बढ़िया। आज मोदी जी कहते हैं डिजिटलाइज कर दिए, जो भी कर दिए, ठीक है, तो आज जो भी चीज अगर, हाँ ये भी सही है कि आप जो है कि अभी जो पढ़ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है, ये सब बिल्कुल भारत क्या हुआ है, विकास किया है। लेकिन उस समय तो विकास की स्थिति वो बिल्कुल क्या थी, दयनीय थी। तो यह विकास एक दिन का काम नहीं प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, विकास जो होता है ना, विकास डेवलपमेंट, ये एक दिन का कोई, प्यारे बच्चों कोई एक दिन का, कोई एक दिन का, कोई एक दिन का कार्य नहीं, कोई एक दिन का क्या है प्यारे बच्चों, कार्य नहीं है। ये जो आप देख पा रहे हैं एक दिन का क्या है, कार्य नहीं है, याद रखोगे डियर। और ये धीरे 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 क्या होता है विकास, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, क्या एक बार में ही वो बड़ा हो जाता है, बिल्कुल नहीं, धीरे 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 क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं डियर। ठीक है, तो उसी प्रकार से देश का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, देश का क्या हुआ डियर, विकास हुआ। ठीक है, और याद रखिएगा जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश शासक थे, ठीक है, ब्रिटिश शासक थे, आप कह सकते हैं अंग्रेजी हुकूमत, प्यारे बच्चों आप कह सकते हो, ठीक है, अंग्रेजी, अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी शासन, शासन कह सकते हो, या ब्रिटिश शासन। तो अंग्रेजी जो शासन थी, अंग्रेज सरकार की जो शासन थी, जो गोरो लोग शासन करते थे, वो शासन किस प्रकार से किए भारत पर, क्योंकि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति को, इस राह पर चलने के कारण क्यों ठोकर खाया भाई साहब। तो ठोकर खाने का क्या है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम, भारत में जो भी आते हैं उन मेहमान को बिल्कुल बढ़िया से बेहतर से क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, तो खातिरदारी किया जाता है। ठीक है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन जो है क्या किए कि उन्होंने एक नीति लाया, क्या लाया, एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, एक नीति लाया जिसको कहा गया फूट डालो। प्यारे बच्चों फूट डालो शासन करो, फूट डालो और शासन करो, डालो और शासन करो, क्या करो प्यारे बच्चों, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, डालो और शासन करो। तो प्यारे बच्चों फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर अंग्रेजी सरकार क्या किए, भारत को विभाजित करते गए करते गए करते गए, और एक दिन भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। और गुलाम होने के बाद
जो गुलाम की हुआ तो उस समय भारत ब्रिटिश सरकार का क्या कहलाने लगा? उपनिवेश कहलाने, डियर, उपनिवेश कहलाने लगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उपनिवेश जिसको जो है यहाँ पर उपनिवेश, ठीक है, कॉलोनी क्या होता है, आइए समझते। तो प्यारे बच्चों इसको समझने से पहले एक हम डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि उपनिवेश होता क्या है। एक गोल सा हम लोग क्या ले लिए, सर्किल ले लिए प्यारे बच्चों, और इस सर्किल के अंदर एक छोटा सा क्या ले लिए, सर्किल ले लिए। अब यहां से एक बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, ये जो हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्या हो गया, तो ब्रिटेन या ब्रिटिश शासन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ब्रिटेन या ब्रिटिश शासन। और ये यहाँ पर कौन सा देश हो गया प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बात को याद रखेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे भारत। क्या कहेंगे? भारत। यानी प्यारे बच्चों ये जो छोटे से ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको यहाँ चलिए, ये आपका हो गया भारत। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि छोटा कौन? भारत, और बड़ा क्या? ब्रिटिश शासन। ठीक है, तो जब कोई बड़े शक्तिशाली समृद्ध देश, क्या डियर, जब कोई बड़े शक्तिशाली समृद्ध देश किसी छोटे देश पर अपना आधिपत्य जमा लेता हो तो वह छोटा देश बड़े देश का उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? उपनिवेश। कि गुरुजी नहीं पल्ला पड़ा, एकदम रसगुल्ला पाला पड़ेगा, एकदम बस तुम देखते जाओ क्या क्या होने वाला है, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ये जो ब्रिटेन है ना प्यारे बच्चों, भारत को क्या, भारत पर अपना अधिकार जमाया, और इस भारत का डियर, इस भारत का कोई अधिकार उस चलने दिया। तो बड़े देश, ये शक्तिशाली देश हुआ, पावर वाले देश हुआ उस समय। तो बड़े शक्तिशाली देश जब बड़े शक्तिशाली देश जब किसी छोटे देश पर अपना हुकूमत जमा लेता हो तो वह छोटका देश बड़का देश का क्या कहलाता है? यही बात को यहाँ पर लिखे हैं, बात को यहाँ पर आपको लिख दिए हैं ताकि एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है प्यारे भैया गुरु जी, ये तो कैसे इंपॉर्टेंट कह रहे हैं आप, कैसे गुरुजी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं? तो माय डियर एक बात याद रखिएगा, बिहार बोर्ड की बात तो भाई साहब जानने की बात ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन आपके सिलेबस से, इसलिए सिलेबस में है तो पढ़ना है। ठीक है, आइए कहते हैं जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, के समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन नियंत्रण शासक देश के पास होता है। किसके पास होगा? ब्रिटेन के पास होगा। किसका शासन होगा ब्रिटेन के पास? तो भारत जो भी काम करेंगे उसका पूरा का पूरा जो है ब्रिटेन उस पर दबदबा दे ले रखेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का, शासित देश, ये शासित देश है कौन? ब्रिटेन। शासक देश का क्या कहलाएगा? उपनिवेश। सिंपल कि प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देंगे तो 47 से पूर्व प्यारे बच्चों, पूर्व जो है भारत पर 200 लगभग आप कह सकते हो, लगभग प्यारे बच्चों लगभग 200 वर्षों तक, 47 ईस्वी से पूर्व भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया, एक तरह से कह सकते हैं। कौन किया प्यारे बच्चों? ब्रिटेन किया। क्या? ब्रिटेन किया। ये प्यारे बच्चों ये भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, डाउट एकदम क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों है कि आर्थिक क्रिया क्या है? प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि जब इंसान जो है, इंसान को कोई चीज का जरूरत होगा प्यारे बच्चों, तब वह उस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करेगा? जल्दी बताओ क्या करने वाला है प्यारे बच्चों? तो कार्य करने वाला है, वर्क करने वाला है। आपको प्यारे बच्चों, आपको खाना की जरूरत है, ब्रेड रोटी की जरूरत है प्यारे बच्चों, कपड़ा की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं? तो सर हम ना पापा को बोलते हैं, पापा जी कपड़ा दीजिए, कहते होगे ना।
जी, लेकिन आपके पापा जी क्या कहते होंगे? कहिएगा गुरुजी मेरे पापा जी कुछ नहीं किसी को कहते हैं, वो जाकर कहीं पर क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान दोगे, ये आप हो, ये क्या हो? ये लल्लन टॉप आप हो, ठीक है? ये क्या हो? आप हो, ठीक है? यू हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आप हो, ये आप हो। और एक सुंदर सा यहाँ पर क्या है? पापा, ओ मेरे ठीक है, ये पापा है। आपको मान लीजिए एक पेन की जरूरत है प्यारे बच्चों, आपको एक पेन की क्या है? जरूरत है, कलम की जरूरत है, ठीक है प्यारे बच्चों, कलम की जरूरत है। और इस कलम की कीमत 10 रुपया है। इस 10 रुपया के लिए आप क्या करते हो? तो अभी छोटे हो तो पापा के पास, और पापा ने क्या किया? किसी के पापा ने जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जॉब करते हैं प्यारे बच्चों, या सेना में है, इंडियन आर्मी है। किसी के पापा प्यारे बच्चों क्या है? तो किसान है। क्या है? किसान है। किसी के पापा क्या है प्यारे बच्चों? तो मजदूर हैं। क्या है? मजदूर हैं। और किसी के पापा क्या है प्यारे बच्चों? बिजनेसमैन है, ठीक है, उद्योगपति है, ठीक है प्यारे बच्चों, उद्योगपति है, उद्योगपति हैं, ठीक है। तो ये सब जो कार्य करते हैं, क्या करते हैं? ये सब जो भी कार्य करते हैं, ये प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं? अपना ड्यूटी निभाते हैं, अपना ड्यूटी निभाते हैं। ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तो खेत खलिहानों में क्या? खेत खलिहानों में काम करते हैं। ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तो आप लोग फैक्ट्री फैक्ट्री में क्या करते हैं? काम करते हैं। और ये उद्योगपति हैं, तो प्यारे बच्चों ये लेबरों से काम करवाते हैं, मजदूरों से। ये जो भी कार्य और उसके बदले जो भी, मान लिया कोई कार्य करने के बदले आपके पिताजी को कितना मिला? 500 रुपया। तो ये 500 रुपया कितने दिनों में मिला? 1 डेज में। कितने दिन में? 1 दिन में प्यारे बच्चों। तो ये 1 दिन में जो मिला आपको, ये क्या कहलाया प्यारे बच्चों? आपका कार्य कहलाया। और ये कार्य के साथ साथ आप इसको कह सकते हो, ये जो रुपया मिला प्यारे बच्चों, इनकम। क्या? इनकम। इसको आप लोग क्या कह सकते? ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इनकम, आय। तो आय जिस कार्य करने से मिला वो आपका आर्थिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। वे सभी प्यारे बच्चों बोलेंगे, वे सभी क्रियाएं, वे सभी प्यारे बच्चों क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से पैसा आ रही है, तो हमारा ये पढ़ाना प्यारे बच्चों क्या है? आर्थिक क्रिया, ठीक है, आर्थिक क्रिया है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। प्यारे बच्चों इकोनॉमी, तो कहते हैं कि इकोनॉमी किसे कहेंगे? गुरुजी इकोनॉमी किसे कहेंगे? वहां तक फंडा क्लियर है? कहोगे यस गुरुजी क्लियर है। तो इकोनॉमिक्स कहेंगे प्यारे बच्चों, किसको कहेंगे? एक ऐसा तंत्र या ढांचा, एक ऐसा तंत्र या क्या प्यारे बच्चों? ढांचा, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, संपादित की जाती है। संपादित मतलब संपन्न की जाती है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। जैसे प्यारे बच्चों आपका हो गया कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ठीक है, संचार। संचार में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? हेलो कौन, ठीक है, फोन जो हम लोग करते हैं ना गुरुजी, वो क्या है? संचार व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। तो ये सभी हमारा अर्थव्यवस्था का है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपका प्यारे बच्चों, एक समझ लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, और ये अर्थव्यवस्था किनको किनको जोड़ने से होगा प्यारे बच्चों? तो उद्योग, ये व्यापार को जोड़ने से होगा, बैंकिंग को जोड़ने से, बीमा को, परिवहन को, इस प्रकार से उद्योग को, कृषि को, ये सबका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है डियर? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं अंकल जी? क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? हल चला रहे हैं। हल, सॉरी हल तो है नहीं, ये मतलब ट्रक, ठीक है, ट्रक से जो वो अपने गांव सब में जो क्या होती है ना, खेती होती है, उसके विषय में चर्चा चल रही है। ये क्या है प्यारे बच्चों? तो ये अंबानी जी के क्या है? ये उद्योग है, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये सब आपका क्या है? अर्थव्यवस्था है। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? तो ये सब प्यारे बच्चों आपका क्या है? अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है।
यहाँ पर देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, तो बैंकिंग है, बैंक है, और ये संचार है, देख रहे हैं ना, ये कंप्यूटर, मोबाइल, ये जो संदेश होता है, एसएमएस, टेलीग्राम, ये जो भी व्हाट्सएप, जो भी है प्यारे बच्चों, ये सब क्या संचार है। समझ में आ रही है? कहोगे यस गुरुजी समझ में आ रही है। चलिए यहाँ तक में किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ तक में क्या क्या हमने वो पढ़ा है। प्यारे बच्चों आपको मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के विषय में, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको उपनिवेश के विषय में समझ, उपनिवेश क्या होता है आपको बोलना है मेरे साथ, फटाफट बोलिए, बोलना पड़ेगा नहीं तो बड़ी पिटाई लगेगा, ठीक है, बोलना भी पड़ेगा। गुरुजी आप पिटते भी हैं, बिल्कुल पिटेंगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटेंगे, क्योंकि अब एग्जाम बाद कितना 60 दिन का है, ठीक है। तो बोलेंगे कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, वह क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या बोलोगे? हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। अर्थव्यवस्था क्या है प्यारे बच्चों? अर्थव्यवस्था बैंकिंग, परिवहन, ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था के तहत आता है। इसके बाद गुरुजी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका उपनिवेश, तो उपनिवेश क्या होगा? तो उपनिवेश होगा क्या प्यारे बच्चों, जब कोई समृद्ध शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर अपना आधिपत्य जमा लेता हो और उस छोटका देश का कोई अधिकार नहीं होता हो, तो वह छोटका देश बड़ा देश का, शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। जैसे 1947 से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत गुलाम रहा ब्रिटिश शासन के तहत, तो ब्रिटिश शासन का उपनिवेश भारत कहलाया। ठीक है डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित प्रकार से क्या किए हैं, परिभाषित किए हैं। क्या किए हैं? परिभाषित किए हैं। क्या कि बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा नहीं हमको ऐसे बोलना है अर्थव्यवस्था के परिभाषा को। कोई कह अरे बड़ी बदमाशी कर रहा है, हम नहीं ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें को यहाँ पर हमने दे दिए हैं और इससे आपका ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों, ये सभी आपका वीवीआई है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछेंगे। क्या पूछेंगे? आपसे पूछ देंगे आजीविका अर्जन की प्रणाली है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है, प्रणाली है। किसने कहा प्यारे बच्चों? क्या कहोगे? कहोगे क्या? प्रोफेसर ब्राउन ने, ठीक है। ब्राउन चच्चा जो है, प्रोफेसर ब्राउन चच्चा, हाँ प्रोफेसर ब्राउन चच्चा जो है ना, प्रोफेसर ब्राउन चच्चा ने कहा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है, प्रणाली है। ठीक है, याद रखोगे ना, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। किसने कहा? प्रोफेसर ब्राउन चाचा ने कहा। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार क्या कहे अल्फ्रेड मार्शल ने कि अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का उदाहरण है। अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के व्यवहार का क्या है, उदाहरण है। रसगुल्ला कहिएगा गुरुजी रसगुल्ला किसको कहते हैं? तो तुम मेरे लिए रसगुल्ला हो और हम जानते हैं तुम लोग के अंदर इतनी एनर्जी है कि जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। बस आपको अपने राह की जरूरत थी, एक अच्छे रास्ता की जरूरत था, एक अच्छे रोड मैप की जरूरत था, वो ज्ञान बिंदु आपको दे रही है और शुरू हो गई है प्यारे बच्चों। तो बस आपको इसी रास्ते पर अभी से एग्जाम तक चलना है और बेहतर करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बेहतर करना है। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं रोशन आनंद सर का, जो हम जैसे शिक्षकों को आप जैसे बच्चों तक पहुंचाने का काम किए हैं, इसलिए दिल से शुक्रिया हम करते हैं सर का। ठीक है, बस आप लोग क्लास देखेंगे। कह कि एडम स्मिथ के अनुसार क्या है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये गुरुजी सुना सुना नाम लग रहा है, एडम स्मिथ, हम जान रहे हैं। कहिएगा हाँ, तब हम बोलेंगे तुम सुना होगा कि अर्थशास्त्र का जनक, ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। और मौर्य वंश के समय याद रखिएगा, मौर्य वंश के समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे, वो चाणक्य हुआ करते थे। उन्होंने भी एक अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखे थे, लेकिन उसमें याद रखिएगा राजनीतिक की बात की गई थी। ठीक है, राजनीतिक की बात की गई थी, लेकिन याद रखिएगा
रखिएगा कि ये जो आपका एडम स्मिथ है प्यारे बच्चों, एडम स्मिथ 1776 ईस्वी में, प्यारे बच्चों याद रखोगे, एडम स्मिथ जो है ना, एडम स्मिथ 1776 ईस्वी में, क्या 1776 ईस्वी में द वेल्थ नामक, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक पुस्तक लिखे थे, जिसमें उन्होंने वास्तविक अर्थशास्त्र के विषय में कहा था। इसलिए एडम स्मिथ को क्या कहा गया, अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? कहेगा यस गुरुजी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार क्या कहा गया प्यारे बच्चों? तो प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास, एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा, क्या तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का क्या है प्यारे बच्चों? दर है। क्या है? बीच का दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भागों में बांटने वाले हैं। क्या, कितने भागों में बांटने वाले हैं? 3 भागों में बांटने वाले हैं। कौन कौन भाग गुरुजी? तो प्राथमिक, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, और ये थोड़ा सा कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, हम आपको कर देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग प्यारे बच्चों क्या करना है, तो इसको आप लोग कर लेंगे द्वितीयक क्षेत्र। क्या होने वाला है? तो द्वितीयक क्षेत्र। प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीयक क्षेत्र, और ये क्या हो गया? तृतीयक क्षेत्र। ये 2 नंबर हो, ये एक, क्या ये कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका अर्थव्यवस्था 3 भागों में बटा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। गुरुजी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यहां तक तो समझ गए बबुआ? यहीं तक नहीं समझना है तोरा, समझना यहां तक भी है कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका अन्य नाम होता है। क्या गुरुजी अन्य नाम होता है? इसको हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो अन्य नाम होता है, अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम, अन्य नाम क्या होता है? क्या होता है गुरुजी? इसका अन्य नाम होता है कृषि क्षेत्र। क्या होता है? कृषि क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों। इसका अन्य नाम गुरुजी क्या होता है द्वितीयक क्षेत्र का? इसको हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र। और इसको हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र याद रखिएगा। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है कि प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम, कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या होता है? कृषि क्षेत्र होता है। द्वितीयक क्षेत्र का अन्य नाम औद्योगिक क्षेत्र होता है, जबकि तृतीयक क्षेत्र का अन्य नाम सेवा क्षेत्र होता है। कहिएगा गुरुजी तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र क्यों नाम रखा गया? सेवा क्षेत्र इसलिए नाम रखा गया प्यारे बच्चों क्योंकि आपको अनुराग सर अभी सेवा दे रहे हैं, ठीक है, यानी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये भी तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहां देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है संरचना है प्यारे बच्चों, संरचना यानी आप कह सकते हो स्वरूप। क्या कह सकते हो? स्वरूप कह सकते हो। तो पहला देखो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। याद रखोगे प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यह तीनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है। देखो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये गुरुजी अभी तो बताया ही है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, जंगलों से वस्तु को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। कहिएगा गुरुजी जंगलों से वस्तु, हाँ जंगलों से वस्तु मतलब जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये जो लकड़ी आप जो देख रहे हैं इससे क्या फर्नीचर का सामान बनता है ना प्यारे बच्चों। चेयर कुर्सी आप लोग देखे होंगे ना चेयर कुर्सी देखी होगी, चेयर हो गया, बेड वगैरह सब हो गया, तो आप देखे होंगे ये किससे बनता है प्यारे बच्चों? ये जंगल में लकड़ी होता है, वृक्ष होता है, उसको काट कर क्या फर्नीचर तैयार किया जाता है। और यहाँ पर ये क्या है गुरुजी? तो ये मछली पालन है गुरुजी। क्या? मछली पालन। ठीक है प्यारे बच्चों, मछली पालन। ठीक है, मछली पालन, मछली पालन। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है प्यारे बच्चों? तो ये खेती नहीं है, और खेती नहीं होगा तो कैसे रोटी सब्जी खाइएगा? ठीक है, तो ये खेती है। तो ये सब का सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है डियर। समझ में आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, इसका एक हम ट्रिक अभी बताने वाले हैं। ठीक है गुरुजी, इसका हम लोग एक ट्रिक, अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए अगर हमको कृषि क्षेत्र, देखिए बहुत अच्छा ट्रिक हम बताते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं। ट्रिक समझिएगा क्या है, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है गुरुजी, जिस शब्द के अंत में पालन लगा हुआ हो, जिस शब्द के अंत में क्या लगा हुआ हो, पालन शब्द लगा हुआ हो, वो अक्सर आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण होगा, वो अक्सर आपका प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण होगा। प्राथमिक, गुरुजी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण होगा। कैसे? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण होगा, तो यहाँ पर हम आपका प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग कह सकते हो क्या, क्या कह सकते हो, मुर्गा पालन, ठीक है, या आप कह सकते हो प्यारे बच्चों मछली पालन, पहले ले मछली पालन, पालन। उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, पशु पालन, ठीक है, पशु, पशु पालन, पशु पालन। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग क्या कह सकते हो, क्या मुर्गा, मुर्गा खाए हो ना, हाँ गुरु जी, जो खाते हैं उसके लिए पालन, इसमें कोई अथी नहीं, मुर्गा पालन। तो एक चीज आप देख पा रहे हो प्यारे बच्चों, ये सब के अंत में क्या लगा हुआ है, पालन शब्द लगा हुआ है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो जमीन से डायरेक्ट कनेक्ट हो, जो जमीन से डायरेक्ट क्या हो, कनेक्ट हो, जैसे कि भूमि से जो डायरेक्ट कनेक्ट हो, ठीक है, मतलब भूमि से जो है डायरेक्ट जो संबंध रखता हो वो भी प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे भूमि से आप लोग कह सकते हो, एक बात बताओ प्यारे बच्चों, भूमि, भूमि जो है, भूमि पर क्या होता है, तो भूमि पर नदी होता है प्यारे बच्चों, ये नदी है। अब हम लोग डुबकी लगाएंगे, ठीक, ओम नमः शिवाय करेंगे, तो अंदर हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कि मिट्टी का लेयर होगा, मिट्टी का लेयर होगा, भूमि का लेयर होगा। खेती हम लोग करते हैं, खेती करते हैं, वहां भी होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, पेड़ पौधा कहाँ होगा, पेड़ पौधा कहाँ, पेड़ पौधा कहाँ होगा, वो भी तो डायरेक्ट कनेक्ट है किससे, मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी से। इस प्रकार से आप कुछ लॉजिक लगा लगा के सीख सकते हो। अगर कोई भी पालन करना है, कोई भी पालन करना है तो कहाँ, टाइल्स पे करोगे, टाइल्स पे करोगे, बताओ, छत पे करोगे, नहीं मिट्टी पे करेंगे, तो वो सब का सब क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। और तीनों को लास्ट में हम लोग जोड़ के एक बेहतर ढंग से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, बोलेंगे द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विनिर्माण, जन उपयोगी सेवाएं, गैस, बिजली आदि के उत्पादन होते हैं। प्यारे बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विनिर्माण, ठीक है, जिसका पुनर्निर्माण हो जाता हो, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, जन उपयोगी जो सेवाएं होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। कहिए गुरुजी जन उपयोगी सेवाएं क्या है, तो जैसे आप गैस देख सकते हो, बिजली, अगर आप लोग मम्मा खाना बनाते होंगे और बीच में ही सिलेंडर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, दैट मीन्स गैस खत्म हो जाए, तो कहते हैं आज भूखे मरना है, नहीं तो जल्दी से पापा को कॉल करो और बोलो मार्केट से एक सिलेंडर लेकर आएंगे। यहाँ पर तो बहुत सारा सिलेंडर देंगे नहीं, ठीक है, पहले एग्जाम दो, अच्छा रिजल्ट करो, सिलेंडर क्या तुमने लिए तो बहुत कुछ गिफ्ट में रखा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, बिजली है प्यारे बच्चों, विद्युत है, ठीक है, विद्युत है। ठीक है, और अभी तो क्या, अभी बिहार में कुछ फ्री भी बिजली चल रहा है 125 के आसपास। ठीक है, चलिए, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है, फैक्ट्री है, क्या है, फैक्ट्री। याद रखेंगे हमने क्या बोले थे, द्वितीयक क्षेत्र के विकसित रहने से प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा। अगर द्वितीयक क्षेत्र जिंदा रहा प्यारे बच्चों, तो बहुत ज्यादा विकास किसका होगा, प्राथमिक क्षेत्र का होगा। इसलिए हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र से दोस्तों क्या है, संबंधित है, क्या है, संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं, वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तु का नहीं प्यारे बच्चों, वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। गुरुजी ये क्या है, यहाँ पे वस्तु का निर्माण नहीं, वस्तु डायरेक्ट मिलेगा मार्केट से। जैसे आप बिस्किट खरीदने जाइए, रुपया दीजिए, आप बिस्किट ले लीजिए। क्या बिस्किट बना के तुरंत बनाने लगेगा, चलो हम बनाते हैं तब तुमको देंगे, ऐसा नहीं,
ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। इसमें परिवहन, संचार, भंडार, व्यापार, बैंकिंग, पुलिस सेवा, बीमा, ये सारा कुछ क्या आएंगे, किसमें, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ये क्या है बताइए, कौन सा ट्रेन है? कोई कहिएगा गुरुजी वंदे भारत है, बकलोलवा वंदे भारत नहीं है ये, ठीक है, ये कोई एक्सप्रेस है, क्योंकि वंदे भारत का एक अलग ही क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बैंकिंग है। अच्छा एक बात बताओ, बैंक से याद आया मुझे, केंद्र बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक किसको कहते हैं जल्दी बताओ, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। केंद्रीय बैंक किसको कहते हैं? तो गुरुजी केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहते हैं, आरबीआई, ठीक है, ठीक है, आरबीआई। तो आरबीआई को कहते हैं हम लोग क्या, केंद्रीय बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय क्या, रिजर्व बैंक, ठीक है। तो इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है, बता दो इसी में लग ले कि एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था, जल्दी बताओ, एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो गुरुजी 1955 में हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था। चलिए ये सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको एकदम याद करना है, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादन, ठीक है, कुशलता बढ़ जाती है। यानी तृतीयक क्षेत्र का विकास होगा तो द्वितीयक क्षेत्र का भी क्या हो जाएगा, विकास होगा, और प्राथमिक क्षेत्र का भी विकास होगा, ठीक है। चलिए अब यहां से प्यारे बच्चों, इसको बताने से पहले हम इस तीनों को कनेक्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि एक बात याद रखना बबुआ, कि यहाँ पर आपका कृषि है, ठीक है, कृषि है, ये कृषि है, ठीक है, इसको कृषि क्षेत्र भी कह सकते हो, कहेंगे हाँ गुरुजी कहेंगे। और या हम सिंपल इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र का, प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और यहाँ पर बबुआ लिख सकते हैं तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब देखो एक जादू दिखाने वाले हैं हम, एक क्या दिखाने वाले हैं, आपको जादू दिखाने वाले हैं। क्या जादू गुरुजी? तो एक बात समझो कि हम एक आलू, आलू को लिए, ये आलू जो है प्यारे बच्चों कहाँ से मिलेगा? प्यारे बच्चों खेत से मिलेगा। ये कृषि खेत, ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? प्राथमिक हो गया। हाँ, इस आलू को प्यारे बच्चों ले जाकर हमने क्या किए, इस आलू को ले जाकर यहाँ पर हमने क्या किए, एक कुकर में, कुकर है ना गुरुजी, कुकर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कुकर जो आप लोग को आसानी से किचन में मिल जाएगी, ठीक है। और वहां अगर गंदे करोगे तो मम्मा बड़ी पिटाई करेंगे, ठीक है। तो कुकर में क्या करेंगे, 2 सीटी लगाकर अगर आलू को, ये गोल गोल आलू को हम लोग रख देंगे प्यारे बच्चों बॉयल करके, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि कुकर नामक मशीन से हमने क्या किए, गुजार दिए। तो ये आलू क्या कहलाएगा? द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। और प्यारे बच्चों यहां पर याद रखोगे, और इसी आलू को चोखा बनाकर, पानी पूरी बनाकर मार्केट में ठेला लगाकर हम बेच दिए, तो वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? यही आलू क्या कहलाएगा? तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। अब समझ में आ रहा है? और ऐसे भी याद रखना प्यारे बच्चों कि जहां भी हम रुपया देकर किसी भी चीज को खरीदते हैं वो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, तृतीयक क्षेत्र का सामान कहलाता है। अब एक और उदाहरण से समझ लीजिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बात और समझ लीजिए, जैसे अगर हम गेहूं को लेते हैं, क्या लेते हैं? गेहूं को लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? गेहूं हो गया। ये गेहूं है, ये अभी प्राथमिक क्षेत्र में है, इसको हमने आटा बना दिए, ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर हम लोग रोटी या क्या, लिट्टी प्यारे बच्चों, लिट्टी बिहार का है ना, आन बान शान, लिट्टी चोखा बनाकर बेच दिए, पैसा लिए और सामान को दे दिए, वो तृतीयक। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको एकदम बेहतर ढंग से समझ आ रही होगी कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है, कौन सा तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। आगे चलें, जल्दी बताओ, आगे चलें। बोलोगे यस सर। प्यारे बच्चों अभी एग्जाम नजदीक है, ठीक है, एग्जाम को देखते हुए बस वही टॉपिक को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। और जब फाउंडेशन बैच शुरू होगी तो वहां पे और भी मजेदार ढंग से हम लोग बहुत सारे चीज करने वाले हैं। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों इसको, क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो प्यारे बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसका अगर एग्जाम में आ गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें तो क्या कीजिएगा, बोलेंगे प्यारे बच्चों वैसी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? वैसी अर्थव्यवस्था,
अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जहां जहां उत्पादन, वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों, ठीक है, उत्पादनों के साधन, वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन, ठीक है, उत्पादन ही उत्पादन के साधन, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों, उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व, का स्वामित्व, गुरुजी स्वामित्व क्या होता है, स्वामित्व, स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व ध्यान दीजिएगा, स्वामित्व किसके पास होता है, किसी निजी व्यक्ति के पास होता, निजी निजी व्यक्ति के पास, व्यक्ति के पास होता हो तथा, क्या लिखेंगे, तथा उसका मूल उद्देश्य, मूल उद्देश्य निजी, मूल उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना हो, निजी लाभ कमाना हो, कमाना हो, ठीक है, इसी को हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम में बस ऐसे लिख दीजिएगा, मजा आने वाला है। क्या लिखोगे गुरुजी, क्या लिखोगे यहाँ पर, वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अभी जियो है, ठीक है, तो ये जो जियो है प्यारे बच्चों, चाहे और भी बहुत सारे जो कंपनी है, वो जो प्राइवेट कंपनी है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा क्या करना, लाभ कमाना। रसगुल्ला अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो देखिए सच से किसी लोग को मुकरना नहीं चाहिए। अगर अभी अच्छा से नहीं पढ़ोगे ना तो याद रखना, एक अच्छी सी फटी सी बैग को बचा के रखना और दिल्ली की टिकट कटा के रखना, क्योंकि आपको जाकर काम करना होगा। और वहां जाओगे ना गुरुजी, वहां जाएंगे तो क्या होगा गुरुजी, तो वहां जाओगे तो 12 घंटा आपको 6 बजे, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आपको काम करवाया जाएगा, और इससे बहुत दिक्कत होगा आपको, बहुत कठिनाई, और रुपया के नाम पर बाबा जी का लड्डू, ठीक है, एकदम थोड़ा सा रुपया मिलेगा। इसलिए पढ़ो, बेहतर बनो, ठीक है, और माँ बाप का 4, माँ बाप के नाम में 4 चांद लगा दो, और गुरुजी का नाम तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ गए, लिख दोगे, ठीक है। और जैसे उदाहरण गुरुजी कौन कौन से देश इसके उदाहरण है, बिल्कुल हम उदाहरण भी लिख देते हैं। जैसे कहोगे, जैसे याद रखना, जैसे हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका पूंजीवादी देश का क्या है, उदाहरण है। जापान हो जाएगा, जापान हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा गुरुजी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आदि, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आदि। ये सब आपका क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश, ठीक है, इसको हम लोग क्लियर कर दें। चलो ठीक है, इसको हम बता देते हैं, आगे बढ़े। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जानने से पहले यहां पर जो हम आपको बताएं हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सब कुछ यही रहने वाला है, सिर्फ प्यारे बच्चों स्वामित्व और एग्जाम्पल चेंज हो जाने वाला है, ठीक है। कहिएगा कैसे, तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी के जगह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सरकार, ठीक है, निजी के जगह सरकार के पास होता हो। बस यहां पर इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके लिख दीजिएगा। तो यहां पर याद रखो प्यारे बच्चों, अधिकार जो है जिसको हम लोग स्वामित्व कहते हैं, ठीक है, स्वामित्व कहते हैं, ये अधिकार किसके पास यहां पर हो जाएगा, सरकार के पास हो जाएगा। किसके पास होगा डियर, तो सरकार के पास हो जाएगा, सरकार। और दूसरा आपको इसमें क्या याद रखना है, तो दूसरा याद रखना है प्यारे बच्चों, उद्देश्य। क्या, देश जो है, देश जो है बच्चों, चलिए उद्देश्य जो है प्यारे बच्चों, उद्देश्य किसके पास, उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य होगा समाज कल्याण। क्या होगा प्यारे बच्चों, समाज कल्याण, कल्याण, समाज कल्याण।
और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज और मेंशन करना है, उदाहरण आप लोग को मेंशन करना है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं उदाहरण। उदाहरण, चलिए उदाहरण। उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे में हम लोग का हो जाएगा क्या, तो यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या होने वाला है, इसको हम लोग कहेंगे रूस और क्यूबा, ठीक है, रूस और क्यूबा, और भी बहुत सारे देश हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे क्या है, देश हैं। तो प्यारे बच्चों ये इतना चीज चेंज कर दीजिएगा, फटाक से आप लोग परिभाषित कर दीजिएगा एग्जाम में, कैसे कीजिएगा तो जल्दी से हम बताते हैं प्यारे बच्चों। बोलेंगे वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता हो और इसका मुख्य उद्देश्य निजी लाभ कमाना होता हो, सॉरी निजी लाभ नहीं, क्या सामाजिक कल्याण होता हो, क्या सामाजिक कल्याण होता हो। फिर से सुनेंगे, वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता हो तथा इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या लोक कल्याण हो, ठीक है, समाज को लाभ पहुंचाना हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण रूस और क्यूबा। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है प्यारे बच्चों, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये बीच का क्या है प्यारे बच्चों, तो रास्ता है, सड़क है, ठीक है, सड़क है। इन दोनों कड़ियों को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जहां पे क्या वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिक सरकार प्लस, यहां ध्यान दिए अधिकार, यहां क्या हो जाएगा, सरकार प्लस व्यक्ति के पास होता हो, के पास होता हो, निजी व्यक्ति के पास होता हो, ये दोनों के पास होता हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुरुजी उदाहरण बताइए, उदाहरण बताइए, उदाहरण क्या, उदाहरण, उदाहरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा क्या, भारत, अपना देश, ठीक है प्यारे बच्चों, अपना देश क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये क्या है गुरुजी, ये तो टेंथ में हम तो देखे ही नहीं अपने बुक में, प्यारे बच्चों नहीं देखें तो देख लीजिए, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जानना आपको जरूरी है, भले एग्जाम में नहीं आए, ठीक है। कहना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कहते हैं पीपी मॉडल क्या है, पीपी मॉडल क्या है, आप सुने होंगे कि मोदी जी ट्रेन को क्या किए हैं, बेच दिए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ बेचने वाली बात को समझिए क्या हुआ था, तो बोलेंगे पीपी मॉडल क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, यानी निजी भागीदारी, सरकारी चीजों को, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी कुछ समय के लिए लीज पर ले लेता है, मतलब सरकार को पैसे देता है, चलिए भाई साहब हम आपको 5 साल के लिए हम आपके चीजों को ले रहे हैं, और उसके बदले मोदी जी को क्या करते हैं, पैसा देते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं, रन कराते हैं। जैसे आप देखे होंगे चौक चौराहे पर आप देखे होंगे कि जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो किसी को टैक्स देते हैं, क्या देते हैं प्यारे बच्चों, टैक्स देते हैं। तो वो जिस आदमी को टैक्स देते हैं वो सरकारी नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है, वो उस चौक को खरीदता है, मतलब कुछ समय के लिए, और फिर जो है उनको टैक्स वसूलता है, और फिर सरकार जो है फिर से 5 वर्ष के बाद या जितने भी साल के लिए होता हो, फिर दूसरा आदमी उसका क्या होता है प्यारे बच्चों, वहां पर सरकारी दफ्तर में उनका एक अच्छा सा रेट लगता है कि कितना साल के लिए कितना देनी चाहिए, फिर वो सब बात हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, सरकार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होता है, सरकार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। जैसे अभी मोदी जी ट्रेन को किसी प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दे, तो ये संसाधन, ट्रेन रूपी जो संसाधन है कौन दिया, मोदी जी दिए हैं, ठीक है, सरकार दिए हैं। चलिए, कह जबकि निजी क्षेत्र एक निश्चित अवधि के लिए संचालन करती है, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए ही संचालन करेंगे, इसका मतलब वो बेचना नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि सरकार नहीं सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से चला रहे हैं, तो चलिए चलाने के लिए दे दिए किसी को, वो भी फायदा कमा लिए और कुछ सरकार को भी आ गया, ठीक है, यही है पीपीपी मॉडल। चलिए आगे बढ़ते। अब प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था का विकास, आगे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, विकास हुआ। अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ गुरुजी, तो वो 2 रूपों में, पहला रूप है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास।
पहले हम लोग आर्थिक विकास को जानेंगे, उसके बाद हम लोग किसका जानेंगे, मौद्रिक विकास को जानेंगे। पहले आर्थिक विकास को फिर मौद्रिक विकास को जानने वाले हैं, ठीक है डियर। तो चलिए, आर्थिक विकास क्या होता है, तो प्रोफेसर मेयर, ठीक है, और बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होना, वृद्धि होना, राष्ट्रीय आय में क्या होना, वृद्धि, और एक लंबे समय के लिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, आर्थिक विकास। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास। और दूसरा क्या है, मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और ऋण यानी कर्ज की लागत, ब्याज दर को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग कहते हैं इसे मौद्रिक विकास। यानी मुद्रा के विषय में जो भी रूल रेगुलेशन हमारे केंद्रीय बैंक लगाएंगे, उसके विषय में सोचेंगे, उसको डेवलप करेंगे, ये क्या कहलाएगा, मौद्रिक विकास। और आपको हम बताए थे कि केंद्रीय बैंक हमारा क्या है, आरबीआई। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या होता है। आर्थिक विकास और ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास और जो है कि आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, इसके विषय में जानिए। तो बोलेंगे प्यारे बच्चों कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए होता है। यानी यहां पर एक चीज को समझने वाली बात है कि जो आर्थिक विकास है, यहां पर आप समझेंगे स्पष्ट रूप से, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्थिक विकास शब्द जो है ना, आर्थिक विकास शब्द जो है, ये आर्थिक विकास जो शब्द है ये किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है विकासशील देश के लिए। कैसे देश के लिए, विकासशील देश के लिए, ठीक है, विकासशील देश के लिए। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो है इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्थिक वृद्धि, क्या, आर्थिक, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, ये जो शब्द हैं, ये जो आर्थिक वृद्धि जो शब्द हैं प्यारे बच्चों, आर्थिक वृद्धि, ये यहां पर आर्थिक विकास हो गया, आर्थिक विकास, ये आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, तो ये किसके लिए, विकसित देश के लिए। यही यहां पर समझने वाली बात थी, विकसित देश के लिए, ठीक है, विकसित देश के लिए। ये चीज आपको समझने की बात थी, बस यहां से यही समझना है। क्या, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग, ये आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है, विकसित देश के लिए किया जाता है। आई होप बच्चे यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग फटाक से बढ़ते हैं। चलिए आगे कह रहा है प्यारे बच्चों, आर्थिक नियोजन क्या है। क्या प्यारे बच्चों, आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, तो बोलेंगे राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की, देश की प्राथमिकताओं के अनुसार, ठीक है, देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। और साथ ही साथ भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा किया गया है। योजना आयोग के विषय में हम बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। योजना आयोग के विषय में प्यारे बच्चों हम लोग बहुत बेहतर ढंग से क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए योजना आयोग के बारे में बहुत बेहतर ढंग से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए जैसे यहाँ पर समावेशी विकास, क्या, समावेशी विकास, योजना आयोग को आगे देखेंगे। समावेशी विकास, तो ये आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता हो, जीवन स्तर क्या होता हो प्यारे बच्चों, ऊंचा होता हो, जीवन स्तर ऊंचा होता हो या होता जाए, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं हो। मैंने सीधा याद रखिएगा, यदि विकास समाज का होगा, समाज में कोई विकास होगा, तो हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको वह विकास मिलना चाहिए। जैसे सूर्य
तो सनलाइट है, सूर्य देव के द्वारा जो सूर्य देव के द्वारा जो विटामिन डी की एनर्जी मिलती है वो सबको मिलता है, कि ये नहीं कि इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा, ठीक है, वैसा विकास। ठीक है, चलिए, ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे तो ऐसे ही विकास को समावेशी विकास कहते हैं। तो ऐसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। चलिए, एक सतत विकास है, बहुत ज्यादा अच्छा है सतत विकास। तो प्यारे बच्चों, सतत विकास क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सतत का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ये जो सतत विकास है, सतत का अर्थ होता है, सतत का अर्थ होता है लगातार, वैसा विकास जो लगातार चलता रहे, वैसा विकास जो लगातार क्या करता हो, चलता रहे। ठीक है, और साथ ही साथ वर्तमान पीढ़ी को कोई क्षति ना पहुंचाए, वर्तमान पीढ़ी को कोई क्षति ना पहुंचाए और आने वाले पीढ़ी को भी कोई क्षति ना पहुंचाए। ऐसा विकास होना चाहिए कि वर्तमान को फायदा और आने वाले जो हमारे वंशज हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं। कहते हैं विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी, ये वही है कि हमारे, जैसे कि कहने का मतलब है कि हम हैं और हमारे जो आने वाले जो वंशज होंगे, यानी कह सकते हैं ना बबुआ ठीक है, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तरह की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी किया जा सकता हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। चलिए, के बाद अब प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। आइए योजना आयोग के विषय में हम लोग जानते हैं। किसके विषय में जानेंगे? योजना आयोग के विषय में हम लोग जानेंगे। कहते हैं योजना आयोग योजना आयोग आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बताता है। क्या? योजना आयोग आने वाले 5 वर्षों के लिए जो आर्थिक विकास होने वाला है देश के अंदर जो आर्थिक विकास होने वाला है, इसके विषय में क्या करता है प्यारे बच्चों? बताने का क्या करता है? प्रयास करता है। बताने का क्या करता है? प्रयास। यही हमारा प्लानिंग कमीशन है। इसके विषय में अब हम लोग जानेंगे। फटाफट हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों जानने की प्रयास कीजिएगा कि ये इनका स्थापना कब हुआ? 15 मार्च। प्यारे बच्चों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, गठन हुआ। इसके विषय में यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 19। इसके प्यारे बच्चों जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं पीएम। क्या? पीएम। एक इसके अनुसार एक बात बताइए, प्यारे बच्चों, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो इस समय, इसके अनुसार आप दिमाग लगाइए कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे ना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझने की प्रयास कीजिएगा, इसके पदेन अध्यक्ष क्या? प्रधानमंत्री। लेकिन वर्तमान में पूछ दिया जाए, वर्तमान में श्री प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? नरेंद्र। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और श्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि शॉर्टकट में लिखिए सर, पूरा लिख दीजिएगा, दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, चलिए इसके बाद योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष अभी तो बता दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्यारे बच्चों भारत में 12 पंचवर्षीय योजना हुआ। भारत में कितने हुआ? 12 पंचवर्षीय योजना हुआ। इन 12 के बारे में जानेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था। क्या हुआ था? 1951 से 1956। और अंतिम पंचवर्षीय योजना हो जो है, अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 कह सकते हो, जिसको हम लोग क्या? 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्या? 12वीं पंचवर्षीय कहते हैं।
ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ योजना आयोग के बारे में है, हम लिख देते हैं, आप लोग अपना कर लीजिएगा। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या 1951 से 1956 हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1956 से 1961 ईस्वी, 61 ईस्वी। इस तरह से बना लीजिएगा ना, 5-5 साल, और बीच बीच में कभी कभी क्या है, गैप भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, गैप भी है। अच्छा यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 1980 से, ठीक है 1980 से ये 1985 से 1990 तक प्यारे बच्चों, 1985 से 1990 तक। और इसके बाद यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना लिख लीजिएगा, और 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2000, ध्यान दीजिएगा, 10वीं पंचवर्षीय क्या क्या हो जाएगा, हाँ 11वीं हो जाएगा, 10वीं होगा 2002 से 2007 तक, और 10वीं हो जाएगा 2007 से 2012 तक, सॉरी 11वीं 2007 से 2012, और फिर 2012 से आपको पता है 12वीं हो जाएगा 2012 से 2017, कर लीजिएगा, एकदम हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है, आवाज सब ठीक ठाक जा रहा है। चलिए बिल्कुल, वॉइस सब बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, ये 2 अंक में पूछ दिया जाता है। एनडीसी का पूर्ण रूप लिखे, यानी राष्ट्र विकास परिषद के विषय में चर्चा है। तो यहाँ पे कहेंगे इसका स्थापना कब हुआ था, यानी गठन 6 अगस्त 1952। राष्ट्र विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और इसके पदेन अध्यक्ष क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, राष्ट्र विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप एनडीसी देख रहे हो, एनडीसी का पदेन सदस्य कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है। प्रत्येक जो पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य है, किसका कार्य है, तो याद रखिएगा योजना आयोग। यह योजना आयोग के सलाहकार, ध्यान दीजिएगा, यह योजना आयोग के सलाहकार के रूप में काम करता है। यह जो है एनडीसी योजना आयोग के सलाहकार के रूप में भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं मौद्रिक प्रणाली। क्या, मौद्रिक प्रणाली। तो प्यारे बच्चों मौद्रिक प्रणाली क्या है, जब ध्यान दीजिएगा मुद्रा के आगमन के पूर्व लोग वस्तुओं का आदान प्रदान, ये मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं आपको, क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब यहां से ये क्वेश्चन बन जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, जब मुद्रा नहीं चलता था तब एक वस्तु से लेकर और दूसरे वस्तु को क्या देना। जैसे मेरे पास प्यारे बच्चों ये ग्लास है, तो ये क्या है, पेन है। यदि हमको पेन की जरूरत है और मेरे पास बहुत सारे ग्लास है, तो ग्लास दे देंगे और पेन क्या करेंगे, ले लेंगे। ये जो अभी लेन देन जो हुआ, ये जो विनिमय हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु से हुआ, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखेंगे, इसमें बहुत सारे कठिनाइयां हैं, जैसे दोहरे संयोग, वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु विभाजन में, अब मान लिया जाए आपके पास पेन है और मेरे पास बहुत सारा ग्लास है। अब हम ग्लास देकर पेन लेना चाहते हैं, लेकिन आप पेन देना ही नहीं चाहते हो ये दिक्कत है ना, बिल्कुल। उसके बाद मूल्य हस्तांतरण में और क्रय शक्ति में, सर्वमान्य मूल्य मापक में। जैसे सर्वमान्य मूल्य मापक क्या है, ये एक बात समझिए, आपको हम गाय एक दिए, ठीक है, जो 5 लीटर दूध देती है, कितना, 5 केजी दूध। अब इसको हम आपको दे दिए, ठीक है, और आप उधार दे दिए आपको, और आप जब गाय बूढ़ी हो जाएगी, दूध वगैरह सब नहीं करेगी, तब आप हमको वापस दीजिएगा, कहिएगा सर आप गाय हमको दिए थे और पुनः तो हम गाय आपको दे ही दिए। फिर इसमें दिक्कत की क्या बात है, ये दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा क्या हो गया, दिक्कत हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं मौद्रिक प्रणाली। ठीक है, मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय। जब हम मुद्रा से वस्तु सेवाओं का विनिमय, विनिमय मतलब समझ रहे हैं ना, मुद्रा देंगे और उधर से वस्तु लेंगे,
सेवाएं, सेवाएं क्या है? जब हम लोग जाते हैं कहाँ, हम लोग जाते हैं जैसे कि कहने का मतलब है कि वो जेंट्स पार्लर, वहां पर क्या करते हैं, पैसा देते हैं और उधर से क्या करते हैं, एकदम चकाचौंध बना देते हैं, बाल वगैरह सब काट देते हैं, सेविंग वगैरह सब कर देते हैं। लेकिन पैसा देने के बाद वो हमको कोई सामान देते हैं क्या? नहीं देते हैं, उसके बदले सेवा देते हैं। वही प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाती है। ये मुद्रा है और ये मुद्रा लेकर ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मैडम जी क्या कर रहे हैं, इस पैसा को लिए, पापा की जो परी है ये पैसा लिए पिताजी से और यहाँ जाकर जो मन सो क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन अच्छी परी है क्योंकि ये घर का सामान खरीद रही है, ठीक है, राशन की दुकान में खड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली क्या होता है प्यारे बच्चों? ये चेक आप लोग देख पा रहे होंगे, कितने का है? 5,000 का। गुरुजी 5,000 का है। ये चेक किसके लिए? आपके लिए। जब आप टॉपर बनेंगे और टॉपर होंगे तो ये चेक बिल्कुल दिया जाएगा ज्ञान बिंदु संस्थान से, ठीक है डियर, तो एकदम टॉपर बनना है। कहते हैं बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन करना बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। आगे प्यारे बच्चों कोर बैंकिंग प्रणाली होती है। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है गुरुजी? तो कोर बैंकिंग प्रणाली जो है, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। आगे एटीएम, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एटीएम, ठीक है। एटीएम का पूर्ण रूप भी पूछा, 2 अंक में एटीएम का पूर्ण रूप लिखें ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात स्वचालित टेलर मशीन। यह एक, ध्यान दीजिएगा कैसे चलता है, तो बैंक के द्वारा एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, बैंक के द्वारा यह एक प्लास्टिक का क्या होता है, कार्ड होता है। तो कहते हैं एक प्लास्टिक के छोटे से, ध्यान दीजिएगा, कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निश्चित बैंक, निर्धारित बैंक, सॉरी क्या, निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने के लिए हम लोग जाते हैं और सुविधा प्राप्त करते हैं। ये देखिए ये एटीएम है, लेकिन बहुत सारे बाबू क्या करते हैं, वो डेबिट कार्ड जो होता है उस डेबिट कार्ड को लेकर कहते हैं एटीएम कार्ड है। एटीएम कार्ड नहीं, वो डेबिट कार्ड है। एटीएम तो ये है, ठीक है, ये एटीएम है। कहता है कि नहीं मेरे पर्स में एटीएम होगा। भाई साहब इतने बड़ा है क्या एटीएम मशीन और आपके पर्स में ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये है एटीएम मशीन और हम लोग के पास जो होता है वो क्या, डेबिट कार्ड। तो आज से हम लोग क्या बोलने वाले हैं घर में, उसको डेबिट कार्ड बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे, डेबिट कार्ड कहते हैं प्यारे बच्चों, आ ही गया डेबिट कार्ड। देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, डेबिट कार्ड है। तो बोलेंगे बैंक द्वारा दिए गए वैसे प्लास्टिक का कार्ड, ये किस चीज का कार्ड होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग किया जाता है। जमा राशि जितना आपके अकाउंट में क्या है पैसा है, उस पैसा को कहीं भी शॉपिंग में शॉपिंग कर सकते हो, किसी को भाड़ा दे सकते हो, कुछ भी खाना पीना खाओगे तो पैसा दे। फिर कहता है उसी प्रकार के क्रेडिट कार्ड भी होता है। क्रेडिट कार्ड कहोगे हाँ गुरुजी नाम तो सुने हैं लेकिन मेरे पास है नहीं जरूर होगा, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, क्रेडिट कार्ड भी आपको मिलेगा। एक उम्र सीमा, एक निश्चित उम्र सीमा होगा और आपके अकाउंट में पैसा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्रेडिट कार्ड, तो कहिएगा गुरुजी हम तो क्रेडिट कार्ड के बारे में ये भी सुने थे कि बिना पैसा का भी चलता है, वो भी बताएंगे। देखो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का वैसा कार्ड जिसके आधार उसके धारक द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है बिल्कुल आप सुने होंगे कि बैंक में नहीं भी पैसा है तो आप यूज कर सकते हैं एक निश्चित के लिए और एक निश्चित अमाउंट के लिए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कहते हैं। आगे बढ़िए, अब हम लोग पढ़ते हैं एनआई। एनआई गुरुजी क्या है, एनआई क्या है, एनआई, एनआई मतलब क्या, नीतीश आई, हाँ नीतीश चाचा तो जरूर आई ठीक है, नीतीश चाचा आई नहीं आए, ठीक है। चलिए तो यहां पर कहेंगे इसको नेशनल इनकम, बोलेंगे कि किसी देश के 1 वर्ष की अवधि में, याद रखोगे, किसी देश के 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। वो हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक, किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक है क्या, राष्ट्रीय आय है। करा कि अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक विकसित देश भी समझ लीजिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा,
देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा वह देश उतना क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। जैसे जापान, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ये सब क्या है, विकसित देश है। क्या है, विकसित देश है। और कहते हैं अविकसित, अविकसित, ठीक है। अविकसित क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर समझने की प्रयास कीजिएगा, ये या है, ठीक है, या अविकसित या विकासशील देश। बोलेंगे जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उसे अविकसित देश कहा जाता है, जैसे जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, ठीक है, ये सब क्या है, अविकसित। और विकासशील भी इसी तरह का होता है। विकासशील देश में भारत आएगा। भारत क्या है, विकासशील देश का उदाहरण है, ना कि विकसित देश का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि प्रति व्यक्ति आय, तो याद रखेंगे कि जब आपको राष्ट्रीय आय पता हो, एनआई पता हो, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, एनआई बटे देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अर्थात जब राष्ट्रीय आय में, प्यारे बच्चों हम लोग कहेंगे, जब इस राष्ट्रीय आय में देश की कुल लल्लन टॉप से, ठीक है, देश के कुल लल्लन टॉप से यानी देश के कुल जनसंख्या से क्या देते हैं, भाग देते हैं। क्या देते हैं, भाग। तो भागफल जो प्राप्त होता है, भागफल जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो एनआई कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। यही चीज है, जब राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। विश्व बैंक, कौन बैंक प्यारे बच्चों, विश्व बैंक के बारे में है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय कितना, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय कितनी की बात हो रही है, 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है, वह विकसित कहा जाता है, वह देश क्या, विकसित कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000, ध्यान दीजिएगा, वैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 प्रति वर्ष या इससे कम हो उन्हें क्या कहेंगे, निम्न। निम्न मतलब प्यारे बच्चों कैसा, विकसित नहीं हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग विकासशील कहेंगे। क्या कहेंगे, उसके हम लोग कहेंगे आय वाले देश को विकासशील देश कहते हैं। अभी भी भारत क्या है, विकासशील देश का उदाहरण है। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में कितना है, 28,000 रुपए प्रति वर्ष है। 2004 में भारत का प्रति व्यक्ति आय 28,000 प्रति, ठीक है, वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग HDI कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, तो हम लोग HDI कहते हैं। क्या कहते हैं, HDI, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखोगे HDI का पूर्ण रूप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जिसका हिंदी हम लोग कहेंगे मानव विकास सूचकांक। अब देखिए मानव विकास सूचकांक यानी HDI संयुक्त राष्ट्र विकास को UNDP कहते हैं, कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाएगा कि HDI किसके द्वारा तैयार किया गया, UNDP के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट HDR महबूब उल हक के निर्देशन में, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया। किसके निर्देशन में तैयार किया गया है, गुरुजी महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था। मानव विकास सूचकांक की दर 0 से कितना, 0 से 1 के बीच होता है। मानव विकास सूचकांक की जो दर होती है, जो रेट होती है, दर होती है, वो 0 से 1 के बीच होती है। इंपॉर्टेंट है। और HDI बराबर फॉर्मूला होता है जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्या होता है, HDI प्राप्त होता है। जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर जो है, इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, HDI प्राप्त होगा। HDI में भारत का स्थान 132वां है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो है HDI में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132वां स्थान है। क्या है, 132वां स्थान है। ठीक है, और वर्तमान में अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा तो देख लीजिएगा, ये तो लग रहा है यही होगा। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। क्या आपको पूछेगा NHD, ठीक है, R, NHDR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कहेंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा जारी की जाती है।
ये किसके द्वारा जारी की जाती है? योजना आयोग के द्वारा जारी की जाती है। और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 23 अप्रैल 2002 में जारी की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 23 अप्रैल 2002 में की गई है। क्या किया गया है? जारी किया गया है। तथा ध्यान दीजिए, कहां से जारी? दिल्ली से। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर केरल राज्य था और सबसे नीचे, जानबे करते हो बिहारी नीचे से ही क्या कर जाते हैं? फर्स्ट कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन किसी तरह से फर्स्ट। बिहारी मतलब जोगारी राजा। और ऐसा बात नहीं है कि बिहारी जो है हमेशा नीचे से ही, बिहार जो है आप जानते हैं कि आईएएस का क्या फैक्ट्री कहा जाता था। आइए, इसमें एक ये कहिए गुरु जी, ये क्या है? एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? ऐसे क्वेश्चन, निम्न में कौन कौन बीमारू मारू राज्य मारू राज्य है? ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जाम। और ऑप्शन में आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है? तो ऑप्शन ए में मान लिया जाए मिल गया क्या? केरल। और ऑप्शन बी में आपको मिल गया ये नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, निम्न में से मारू राज्य नहीं है, दे देते हैं। और तब देखिए नहीं है तो केरल हो गया। और इसके बाद आपको दे देगा क्या? राजस्थान। राजस्थान। ऑप्शन सी में दे दिया बिहार। बिहार। ऑप्शन डी में दे दिया आपको क्या दे दिया? तो आपको ऑप्शन डी में दे दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ऐसे तो यहाँ पे क्या करा? निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ये हमें क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं में कौन हो जाएगा? केरल नहीं है। ये सर कैसे जान गए? इसका ट्रिक होता है। क्या होता है? ये जो है ना आपका ट्रिक है, ठीक है, ये क्या है? ट्रिक है। बीमारू देख लीजिएगा और इसका स्पेलिंग का जो है ना लगा दीजिएगा। BI बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी? BI बराबर बिहार हो जाएगा, ठीक है। और M से क्या? मध्य प्रदेश। U से उत्तर प्रदेश। A से असम और R से राजस्थान। है ना आसान? ठीक है, बीमारू को ही सेपरेट करके उसका सब राज्य याद कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा वो आपका बीमारू राज्य नहीं होगा। अब केरल की जगह यहाँ पर महाराष्ट्र दे देता तो हमको महाराष्ट्र याद करना पड़ेगा? नहीं, महाराष्ट्र याद नहीं करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर बस ये ट्रिक याद रखिएगा, काम क्या? कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि आधारिक संरचना, ठीक है, आधारिक संरचना क्या होता है? तो बोलेंगे वे सभी तत्व तो देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। उन्हें देश का क्या कहा जाता है? आधारिक संरचना कहा जाता है डियर, ठीक है। जैसे बिजली हो गया, स्कूल, कॉलेज, परिवहन, बैंक, अस्पताल, संचार, ये सब हमारा क्या है? आधारिक संरचना, आधारभूत संरचना है। जैसे मानव का आधारभूत, ध्यान दीजिएगा, मानव का आधारभूत जो है जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक है, गारंटी अधिनियम। ये क्या हो जाएगा? गारंटी अधिनियम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ गारंटी अधिनियम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका एक एक लेटर को उठाइए। कौन कौन लेटर को उठाइए? एन को उठाइए, आर को उठाइए, को उठाइए और जी को उठाइए और ए से। इससे बन जाएगा नरेगा। क्या बन जाएगा गुरुजी? इससे क्या बनेगा? यहाँ पर देख लीजिएगा, नरेगा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नरेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट है, नरेगा बन जाएगा। अब नरेगा क्या है? नरेगा प्यारे बच्चों कहेंगे ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। देश के तरफ से यह पहलू बनाया गया कि नरेगा जो है लोगों को रोजगार देगा और एक वर्ष में कम से कम 100 दिन तक रोजगार देगा। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने तक? 100 दिन तक। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 100 दिनों के लिए रोजगार देने की क्या है प्यारे बच्चों? व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। तो न्यूनतम एक मजदूरी को क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है, कम सम। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना दिया गया है। नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार, ठीक है, रोजगार योजना कहा गया है। और नरेगा
कि नरेगा योजना जो है फरवरी 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, नरेगा फरवरी 2006 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और 2 अक्टूबर 2009 को, 2006 में शुरू हुआ और 3 साल बाद प्यारे बच्चों यानी 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा में बदल दिया गया। नरेगा को मनरेगा में बदल दिया गया और अभी मनरेगा ही कहलाता है। क्या कहलाता है, मनरेगा कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या प्यारे बच्चों, पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा। कहिएगा ये भी कोई रेखा होता है गुरुजी, गरीबी का भी कोई रेखा होता है? हाँ रसगुल्ला, गरीबी का भी क्या होता है, रेखा होता है। देखो यहां पर आपको समझ में आने वाला है। कहेंगे प्यारे बच्चों कि अर्थशास्त्र में गरीबी की माप के एक काल्पनिक रेखा होते हैं। गरीबी को मापने का एक क्या होता है, काल्पनिक रेखा होता है। क्या काल्पनिक रेखा होता है? जैसे योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 24 कैलोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, MI कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 24 कैलोरी, ठीक है, 24 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और प्यारे बच्चों शहरी क्षेत्र में 21 कैलोरी की जरूरत होती है, ठीक है। इस रेखा के नीचे जो भी आएंगे वो क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, गरीबी रेखा के नीचे कहलाएंगे और इसको हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं और शॉर्टकट में BPL कहते हैं। क्या कहते हैं, BPL कार्ड पहले बनता था, ठीक है, अभी शायद बन रहा है कि नहीं बन रहा है पता नहीं मुझे है, लेकिन BPL कार्ड पहले मिलता था, ठीक है। चलिए आगे, कृषि जनित उद्योग। देखिए यहां से क्या है ना, हम कॉन्सेप्टों को समझने का प्रयास करेंगे। कृषि जनित उद्योग अर्थात वैसे उद्योग जिस उद्योग को दोस्तों, जिस उद्योग को कृषि के द्वारा चलाया जाता हो उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे आप चीनी मिल को देख लीजिए, बिना गन्ना का, गन्ना कहां से आता है, कृषि से, बिना गन्ना का आप चीनी मिल चला सकते हो क्या, नहीं चला सकते हो बच्चों। वही कह रहा है कि ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता हो। जैसे टमाटर से, टमाटर सही बात है ना, टमाटर है ही नहीं तो टमाटर सॉस कैसे बनेगा, ठीक है। अभी तो अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गया, बिना टमाटर का भी भाई सॉस खिलाना कंपनी सब क्या सॉस खिला देती है। चलिए आगे, बिहार के पिछड़ेपन के कारण, ये आपको कहा जाएगा बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दीर्घ प्रश्न में आती है। बोलेंगे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अब फैक्ट्री तो है ही नहीं, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं, तो प्यारे बच्चों रोजगार तो कुछ है ही नहीं, फैक्ट्री तो कुछ है ही नहीं, जनसंख्या बढ़ाते रहो इससे दिक्कत है। फिर दूसरी है औद्योगिक पिछड़ापन, अभी बता ही दिए। आधारिक संरचना का अभाव, आधारित संरचना अभी आपको बताया ना, कृषि आधारित उद्योग, तो जो आधारिक संरचना है, अगर हमारे यहाँ कहने का मतलब मखाना बहुत अधिक बिहार में हो रहा है तो मखाना बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, ये सब की अभाव है, ठीक है। गरीबी भी है और कृषि पर निर्भरता, लोग बहुत ज्यादा, लोग जो है ना बिहार का लोग बहुत ज्यादा कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। अब मौसम परिवर्तन हो गया, अब मान लिया जाए बहुत अधिक बारिश होने लगे, बैसाख के मौसम में बारिश हो जाए, मानी ऐसे कह सकते हैं कि जिस मौसम में जो नहीं होना चाहिए वो आश्चर्यचकित ढंग से हो जाए तो फिर सारा फसल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा ना, तो फिर पैसा कहाँ से आवेगा, हाँ बोलिए ना। तो ये कृषि पर उतना ज्यादा निर्भर नहीं रहना है। खराब विधि व्यवस्था, बाढ़, ये क्या है प्यारे बच्चों, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति और कुशल प्रशासन का अभाव। बिल्कुल सही बात है, आज बिहार में दारू बंद है लेकिन आप सब जानते हैं, इस पे हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, ठीक है। आज बंद है लेकिन बंद नहीं है, होम डिलीवरी की व्यवस्था हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बिहार के पिछड़ेपन दूर, ठीक है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, ठीक है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या प्यारे बच्चों, उपाय। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, गरीबी को दूर करना है। जब आप लोग पढ़ेंगे हम, ठीक है, बिहार विकसित होगा तभी ना, एजुकेशन बेहतर होगा तो गरीबी खत्म होगा। कृषि का तेजी से विकास, शांति व्यवस्था की स्थापना, बाढ़ पर नियंत्रण होना चाहिए, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। अभी कहीं जाइए भाई साहब, धीरे धीरे गांधी जी मांगने की इशारा करते हैं चलिए, आधारिक संरचना का विकास, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधन का हस्तांतरण, उद्योग का विकास। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों, अब ये पूरा का पूरा थ्योरी आपका क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम लोग
क्या जानेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। क्या जानेंगे प्यारे बच्चों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो आइए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में आएंगे तो वहां पे आप लोग लिख देंगे। बोलेंगे अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, ठीक है, परिवहन एवं संचार इत्यादि। के माध्यम से लोग की विभिन्न प्रकार की जरूरतें पूरी होती है एवं लोगों को रोजगार मिलती। ये सारा क्या है? अर्थव्यवस्था। हूबहू लिख दीजिएगा, कोई नहीं काट सकता है प्यारे बच्चों, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? इसके टक्कर में कोई नहीं है। जब तुम लोग पढ़ लोगे, तुम लोगों के टक्कर में कोई नहीं हो सकता, ठीक है, एकदम तुम लोग बेहतर करोगे। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था अभी बताए ही है, फिर से देख लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों के साधनों पर सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों का भी क्या हो? अधिकार हो। जैसे हमारा देश भारत, हमारा देश क्या? भारत, इंग्लैंड, कनाडा, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। और आपका याद रखिएगा, वियतनाम भी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही क्या है? उदाहरण है प्यारे बच्चों। वियतनाम भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या है? उदाहरण। अब सतत विकास। सतत विकास क्या है? अभी आपको बताए, वैसा विकास जो लगातार, वही सतत विकास का तात्पर्य लगातार विकास, वैसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ियों को क्षति नहीं पहुंचाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, ठीक है। चलिए, आर्थिक नियोजन क्या है? तो बोलेंगे देश में उपलब्ध संसाधनों की प्राथमिकताओं के आधार पर विकास की जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आर्थिक नियोजन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आप 2026 में जो भी बच्चे बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, एकदम ये पेपर में रहने वाला है। जब पेपर बना का होगे क्योंकि हाँ, अनुराग सर बताए थे कि ऐसा होने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा होने वाला है। तो बोलेंगे मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक, ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक स्थिति और स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के बीच इन सभी स्थितियों की तुलना करके तैयार की जाती है, ठीक है। चलिए, ये सब लिख लीजिएगा। और इसके बाद कह रहा है कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आधारिक संरचना पर क्या डालें? प्रकाश डालें। तो यहां पर जो है, अथवा इसको अलग ढंग से पूछा जा सकता है एग्जाम में, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? बोलेंगे प्यारे बच्चों, वैसी सुविधाएं तथा सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं वह आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। जैसे बिजली, सड़क, परिवहन। जैसे बिजली, सड़क, क्या? परिवहन। यह आर्थिक सुधार है प्यारे बच्चों। सब में अगर अच्छा हो जाए, अस्पताल, कॉलेज, तो ये क्या है? आधारित संरचना है। और इसका बेहतर होना यानी आधारभूत संरचना, ठीक है। इन्हें आंतरिक संरचना के साथ साथ आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। इन्हें आंतरिक संरचना के साथ साथ आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है, ठीक है। जिस देश की आधारभूत ढांचा जितना विकसित, ठीक है, विकसित, जिस देश की आधारभूत ढांचा जितना विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा तथा उस देश, ध्यान दीजिएगा, उसे देश की अर्थव्यवस्था भी उतना ही क्या होगा? अधिक मजबूत होगा। लिख लीजिएगा ना डियर, एकदम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से एकदम पेपर में आने वाला है, ठीक है। कोर बैंकिंग प्रणाली, अभी जस्ट आपको पढ़ा है कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है। तो कोर बैंकिंग प्रणाली में आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, कि इस प्रणाली में एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे, ठीक है, दूसरे व्यक्तियों, ठीक है, दूसरे व्यक्तियों, ठीक है, दूसरे हाँ, खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्तियों को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण किया जाता है। इसी को हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं या कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। समावेशी विकास क्या है? अब समावेशी विकास के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। एकदम पेपर में बेहतर ढंग से आप लोग करोगे, एकदम आसान भाषा में लिख दिए हैं। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी
विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। रसगुल्ला समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अर्थव्यवस्था के 2 कार्य कौन कौन से हैं? तो अर्थव्यवस्था के बहुत सारे कार्य हैं, 2 कार्य तो लिख लीजिएगा कि लोग की आवश्यकता पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, और दूसरा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। लोगों को रोजगार का अवसर क्या करना प्यारे बच्चों? प्रदान करना। ये 2 लिख दीजिएगा। इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सब तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, कितना बार भी क्लास में बताएं, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, ये प्रश्न अभी आपको जस्ट समझाए है, मजा से लिखना है। क्या लिखना है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? मैंने बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो जो कारण हमने आपको बताया कि कुशल प्रशासन व्यवस्था नहीं है, बाढ़ से जो है स्थिति गड़बड़ है, बाढ़ पे नियंत्रण होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, उसी के विषय में यहाँ पर क्या करना है? लिखना है। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। वो उपाय भी यहाँ पर क्या करना है? बताना। जैसे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। ठीक है। ये सब क्या है? कारण है। खराब विधि व्यवस्था हो गया, गरीबी हो गया, औद्योगिक पिछड़ापन हो गया। और इसके बाद प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय को लिख। दूर जितना चीज खराब कर रहा है उसको सुधार कर लीजिए, उपाय हो गया। एकदम बिल्कुल एकदम मथा मटा लीजिए, बस सब में जो है उसको हटा दीजिए। जैसे जनसंख्या पर पहला में क्या था? जनसंख्या बढ़ोतरी, यहाँ जनसंख्या पर नहीं है। मजा आ रहा है ना? बस आसान है ना, कर लीजिएगा। और कृषि का तेजी से क्या करना है? विकास करना है। और फिर आगे प्यारे बच्चों बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण, उसको रोकना है, क्योंकि उत्तरी बिहार बाढ़ से क्या रहते हैं? एकदम प्रभावित रहते हैं। पे ध्यान देना है सरकार को। और आधारित संरचना का विकास होनी चाहिए। जैसे बिजली का विकास हो जाएगा तो इससे क्या होगा? तो पंपिंग अर्थात बोरिंग से जो पानी दिया जाता है, कितना पैसा अधिक लिया जाता है। ठीक है। 1 घंटे का 200-250 रुपया लिया, 250 रुपया लिया जाता है। यदि हम बिजली से पानी की सुविधा दें तो वो क्या किसानों को सस्ता पड़ेगा। ठीक है। ये सारे चीज। चलिए तो ये उद्योगों का विकास, गरीबी दूर करना और स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, ये सब तो होना चाहिए ही। और दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से आप क्या समझते? ठीक है। इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है? तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। बोलेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ उत्पादन क्षेत्रों का विभाजन, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती है। और इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आता है प्यारे बच्चों? खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, गैस, बिजली। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है प्यारे बच्चों? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि अभी जस्ट आपको बताए हैं, कर लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये आर्थिक विकास के माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। आर्थिक विकास की माप किन किन विधियों से किया जाता है? ठीक है। किन किन विधियों से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को भी बेहतर ढंग से समझेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन और 2 नंबर वाली दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 1 और दीर्घ क्वेश्चन 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उन दोनों को तो जरूर करना है। तो प्यारे बच्चों बोलेंगे कि आर्थिक विकास की माप निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। पहला, राष्ट्रीय आय के द्वारा की जा सकती। राष्ट्रीय आय भी आपको पता है, 1 वर्ष के अंदर जो भी इनकम जनरेट होता है, किसी देश या राज्य में 1 वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं को मुद्रा के रूप में मूल्य अंक जोड़ा जाता है। इसके योगफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मुद्रा प्लस सेवा दोनों को इंक्लूड करना है 1 वर्ष के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इस प्रकार जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? जितना अधिक होगा वह विकसित देश कहलाता है। दोस्तों जितना कम होगा क्या कहलाएगा? अविकसित। एकदम बेहतर ढंग से। चलिए दूसरा प्यारे बच्चों का रहा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय आपको पता ही है, मानव विकास सूचकांक अभी जस्ट बताए हैं, और उपभोक्ता के व्यय एवं आधार, तो ये दोनों तो बताई हैं, इसको लिख लीजिएगा। और यहां ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, करा कि यदि उपभोक्ताओं का व्यय अधिक है
तो वह देश विकसित है, इसके विपरीत अधिक व्यय कम है तो वह देश क्या है, अविकसित। चलिए अब हम लोग वीवीआई क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करना, और आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर और अपने आप को जज कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन हमारा क्या है, सही होते जा रहा है, ठीक है, कितना क्वेश्चन सही होते जा रहा है। इस पूरे थ्योरी में देखिएगा मजा आने वाला है। करा कि अर्थव्यवस्था के विकास, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति क्या है प्यारे बच्चों, संबंधित है। तो क्या कहेंगे, हरित क्रांति क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। और हरित क्रांति ध्यान दीजिएगा, ये जो हरित क्रांति है मुख्य रूप से खाद्यान्न से संबंधित है, ये मुख्य रूप से किस किस फसल से, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, गेहूं से। क्या, गेहूं से, याद रखिएगा गेहूं से मुख्य रूप से। खाद्यान्न में भी पूछे क्या, तो गेहूं, ठीक है, याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, MS, क्या हो जाएगा, MS स्वामीनाथन, ठीक है, याद रखिएगा MS स्वामीनाथन। चलिए आगे बढ़े। योजना आयोग भांग कर कौन सा आयोग लाया गया, प्यारे बच्चों योजना आयोग, जो योजना आयोग है, योजना आयोग, इस आयोग की स्थापना तो आपको पता है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। और इसके स्थान पर लाया गया कौन सा, नीति आयोग। क्या प्यारे बच्चों, नीति आयोग। कब, तो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 2015 को क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर योजना आयोग को भंग किया तो कौन आयोग आया, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए सही। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950। क्या, 15 मार्च 1950। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री और नीति आयोग के भी अध्यक्ष क्या, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में नीति आयोग की स्थापना अभी जस्ट बताए 1 जनवरी 2015। कोई दिक्कत, एकदम बन रहा है, पेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ यहाँ से जो सवाल दे रहे हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा होगा। चलिए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है, तो जब जनसंख्या अत्यधिक, लल्लन टॉप देश में लल्लन टॉप बढ़ेंगे जनसंख्या बढ़ेंगे तो क्या होगा, विकास मंद हो जाएगी, ठीक है। चलिए, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। क्या, कैसा होता है प्यारे बच्चों, कहता है कुछ लोगों का, समाज का नहीं। समावेशी विकास क्या होता है, सबका, समावेशी, सबका विकास, सबका, क्या प्यारे बच्चों, सबका विकास होनी चाहिए, कुछ वर्गों का नहीं, सभी वर्गों का, यस सभी वर्गों का होने वाला है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 11वीं पंचवर्षीय, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, 2012 से 2017 कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये 12वीं हो गया प्यारे बच्चों। अगर 11वीं आपसे पूछ दिया जाए तो कहिएगा क्या, 2007 से 2012 तक, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। सामान्यता, ठीक है, किसी देश के विकास का स्तर, ठीक है, स्तर प्यारे बच्चों, क्या स्तर किस आधार पर निर्धारित की जाती है, तो प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सोच रहे होंगे उनका सही है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, तो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं, 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्यारे बच्चों भारत क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका
चलिए ऑप्शन नंबर जो भी होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हो जाएगा? तो तृतीयक क्षेत्र का, क्या, जिसको हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। किसने कहा? प्रोफेसर ब्राउन चचा। देखिए तो ऑप्शन में है, हाँ यहाँ पर प्रोफेसर ब्राउन, ये आपका सही हो जाएगा। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र का सबसे बड़ा है? तो ये तृतीयक क्षेत्र सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं? तो पता है, औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद करा कि इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है? अर्थव्यवस्था में कृषि का है। कहिएगा हाँ गुरुजी, कृषि का बिल्कुल है, उद्योग का भी है, बैंकिंग का भी है, और काला बाजारी, बिल्कुल काला बाजारी का नहीं है। ब्लैक मनी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की क्या आर्थिक व्यवस्था? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है? मिश्रित व्यवस्था है। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए। गुरुजी हमको पता है, तुमको पता है, तो हमको भी पता होनी चाहिए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र संबंधित कौन नहीं है? तो प्यारे बच्चों, बैंकिंग, खनन, वन और मत्स्य पालन। तो यहां पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं है, तो ये आपका जो है मत्स्य, क्या मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र से है। खनन है, और वन है, लेकिन बैंकिंग आपका क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, ये बैंकिंग आपका क्या तृतीयक क्षेत्र में हो जाएगा। ये खनन के जगह खनिज कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ये खनन के जगह प्यारे बच्चों खनिज कर लीजिएगा। खनिज, दो आंसर ऐसे हो जाएगा, खनिज। चलिए आगे करा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो आपको बताए थे प्यारे बच्चों कि समाजवादी में, अगर समाजवादी की बात किया जाए तो ये जो है ना, क्या क्या प्यारे बच्चों, ये लोक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? लोक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। और याद कीजिएगा, पूंजीवादी की बात हो बच्चों तो ये सिर्फ निजी लाभ के लिए, क्या निजी लाभ के लिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होगा? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो ये 2007 से 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना यहां से 5 साल जोड़ दीजिएगा, 2000 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 6 अगस्त। क्या प्यारे बच्चों, यहां पर इसका आंसर याद रखोगे 6 अगस्त। पूरा डेट भी कभी पूछ रहा, 6 अगस्त 1952 ईस्वी। 6 अगस्त 1952 कहीं है ऑप्शन में? ये ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार किया गया? ओ माय गॉड बोले थे ना सवाल आने वाला है। ठीक है, आ भी गया, महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? 2002 में जारी किया गया। क्या प्यारे बच्चों? 2002 में क्या किया गया? जारी किया गया। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? तो प्यारे बच्चों महबूब उल हक के निर्देशन में हुआ था, तो महबूब उल हक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेगा में मजदूरों को वर्ष में, एक वर्ष में, यहां पर क्या होना चाहिए? एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में कितने दिनों का, ध्यान दें, कितने दिनों काम की गारंटी दी गई है? भाई साहब 100 दिनों की गारंटी। कितना? 100 दिनों की गारंटी। ये मोदी जी की गारंटी याद रखिएगा, 100 दिनों की क्या गारंटी है। चलिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोग, जैसे शहरी देखिएगा तो कितना? 21 कैलोरी। शहरी देखिएगा तो कितना? 21 कैलोरी। और ग्रामीण देखिएगा तो कितना? ग्रामीण देखिएगा 24 कैलोरी। ठीक है, वो भी क्वेश्चन होगा शायद। हाँ,
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कितनी कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए? तो 24 कैलोरी, ठीक है। ग्रामीण 24 कैलोरी होनी चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की 24 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 21 कैलोरी, ठीक है। बिहार के, ध्यान दीजिएगा, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के जो विकास है ना प्यारे बच्चों, वो बहुत बड़ी क्या है? बाधा है। बहुत बड़ी क्या है? बाधा है। तो क्या बाधा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अकाल, बाढ़, सुखाड़। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। क्या क्या बाधा है? अकाल भी है, बाढ़ भी है, सुखाड़ भी है। तो बहुत बड़ी बाधा है। तो इनमें से कोई की जगह क्या हो जाएगा? ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल। देखिए फिर से देख लेते हैं, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, अकाल, बाढ़, सुखाड़। हाँ प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी कर लोगे, ऑल देके इनमें से सभी होने वाला है। आगे प्यारे बच्चों, बिहार राज्य में लोग की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार कृषि है। मुख्य आधार क्या है प्यारे बच्चों? कृषि है। मुख्य आधार कृषि है। आगे, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की प्रधानता है। बिहार में कृषि की क्या है? प्रधानता। और इस प्रकार से आपका क्या हो गया? पहला चैप्टर कंप्लीट इकोनॉमिक्स का हो गया। और यदि इसमें से किसी प्रकार की जो है आपको किंतु परंतु रह गया होगा, वैसे हमको नहीं लगता है कि इसमें से किसी प्रकार की आपको दिक्कत होगा। ऐसे आपको बताना है कमेंट करके ये चैप्टर कैसा लगा, आपके अनुराग भैया किस तरह से आपको पढ़ाए, जरूर प्यारा प्यारा सा कमेंट करेंगे। जो भी लगेगा एकदम कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो इससे एक अलग फीडबैक मिलती है। माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह हर एक एसएसटी का, हर एक सामाजिक विज्ञान का, एक एक सब्जेक्ट का हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? ऑपरेशन, ठीक है। मैंने बेहतर ढंग से पढ़ाने वाले हैं। किसी प्रकार की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्लास में ही जिस प्रकार से आज हमने बेहतर ढंग से आपको बताए, उसी प्रकार से अगले क्लास में भी, अगले सब्जेक्ट में भी हम बेहतर ढंग से आपको कराने वाले हैं। बस आपको डेली क्लास करना है। जितना आज के क्लास में आप आए हो जोश एनर्जी के साथ, उतने आप हर एक क्लास में बरकरार रखोगे। और आप पूरे क्लास आप लोग जो देखे हैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।